नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। मैं हूं अदिति राजपूत। आज 3 का तरकश में बात होगी उस महायुद्ध की जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईरान इजरायल युद्ध के 19 दिन हो चुके हैं। पश्चिम एशिया में मिसाइलों और बमों की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। आसमान आग उगल रहा है और जमीन पर तबाही की तस्वीरें हर दिन और भयावह होती जा रही हैं। लेकिन इस विनाशकारी संघर्ष के बीच एक और देश है जो सीधे युद्ध में तो नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा दबाव में है, और वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान की हालत इस वक्त सच में आगे कुआं पीछे खाई जैसी हो चुकी है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, जिसके खिलाफ खुलकर बोलने की हिम्मत इस्लामाबाद नहीं जुटा पा रहा, तो दूसरी तरफ ईरान पर खामोशी ने पाकिस्तान के अंदर ही गुस्से की चिंगारी को जला दिया है। सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक ईरान के समर्थन में आवाजें बुलंद है, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खामोश है और मुश्किल यही खत्म नहीं होती। पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ तनाव भी बना हुआ है, तालिबान से टकराव है, लगातार हमले हो रहे हैं, और ये सब पाकिस्तान की सुरक्षा और साख दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यानी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और दूसरी तरफ अंदरूनी बगावत, और तीसरी तरफ सीमाओं पर बढ़ता खतरा। तो क्या पाकिस्तान कूटनीतिक तौर पर पूरी तरह से घिर चुका है? क्या ये संकट उसके लिए सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का भी सवाल बनता जा रहा है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान की फजीहत दुनिया के सामने खुलकर आ रही है? इन बड़े सवालों पर आज होगी बड़ी बहस। हमारे साथ भारत से डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ेंगे और पाकिस्तान से भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, ये भी देखने वाली बात यहाँ पर होगी। और क्या कुछ इस वक्त पाकिस्तान पर बीत रही है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका जो है वो लगातार दबाव बनाता है और दूसरी तरफ ईरान को लेकर पाकिस्तान के भीतर ही एक अलग तरह का सेंटिमेंट जो है, इस सब को लेकर यहाँ पर सवाल कई खड़े हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ऊहापोह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। कर्नल दिनेश नैन होंगे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान होंगे, जो नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान से जुड़ेंगे। और आरजू कासमी है, पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर, जो हमारे साथ जुड़ेंगी। तो इस वक्त सबसे पहले आरजू, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। किस तरह से आप ये पूरी स्थिति को देख रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण साझेदार यहाँ पर माना जा रहा था। सऊदी अरब का एक डिफेंस पैक्ट जो था वो भी हुआ था, लेकिन इस हाई प्रोफाइल बैठक में पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं गया है। किस तरह से आप देख रही हैं इसे? देखिए, डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मुश्किल पोजीशन पे है, और क्योंकि हम ईरान का साथ भी नहीं छोड़ सकते और अमेरिका के साथ भी देना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं, और बार बार स्पेशली जो ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ हुआ था उसको जैसे वो बात कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बहुत सूट करता है। लेकिन ईरान के साथ भी ये अपनी टेंशन नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इस वक्त ये भी है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट इन्होंने किया है वो भी इनके गले पड़ चुका है, क्योंकि वहाँ पर सऊदीया में ईरान जो है वो मुसलसल अटैक कर रहा है। और ऐसे में अगर सऊदी अरब के जो मोहम्मद बिन सलमान ने, अगर उन्होंने पाकिस्तान से कहा कि अब आप जाइए और जवाब दीजिए क्योंकि आपने हमारे साथ जो है डिफेंस एग्रीमेंट किया है, तो अब ये यहाँ पर क्या करेंगे? तो उसके लिए हो सकता है कि जो एकदम से आपने देखा कि वैसे तो क्लैशेस चल रहे थे अफगानिस्तान के साथ काफ़ी टाइम से, लेकिन वो जो बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये अब सऊदीया को कहना चाह रहे हैं कि हम तो पहले ही उलझे हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, तो आप हमें ईरान की तरफ ना भेजें। अब अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं? और जो एग्रीमेंट किया होगा, जो पैसा लिया होगा, तो वो तो जाहिर है पैसा तो आज तक पाकिस्तान ने किसी का नहीं दिया, तो सऊदीया का क्या देंगे? लेकिन ये ज़रूर है कि हमें इस तरह के एग्रीमेंट करते हुए सोच लेना चाहिए था। जिस वक्त एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त तो शायद इनको लग रहा होगा कि सऊदीया पे कौन अटैक करेगा, वहाँ तो मक्का मदीना है, वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है, चलो कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त इन्होंने सऊदी अरब को एक डिमांड और भी दे दी है कि जी आप हमें $5 बिलियन जो है वो बैंक में रखने के लिए दे दीजिए, और $5 बिलियन का हमें ऑयल दे दीजिए। मजीद ये अपने तरफ से एग्रीमेंट के अलावा भी चीज़ें मांगते चले जा रहे हैं, और साथ साथ ईरान को रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं कि वो सऊदीया पर अटैक ना करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान इनकी बातों में आएगा या इनकी बात सुनेगा। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त एक तरह से देखा जाए तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। अब ये कैसे निकलेंगे, रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। सिन्हा साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पर चारों तरफ से घिरा हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है, और ये जो एक तरह से बात की जा रही थी इस्लामिक नेटो की, जो पाकिस्तान के जहन में चल रही थी, यहाँ पर
अंतर्राष्ट्रीय साख जो है वो आपको कहीं गिरती हुई नजर नहीं आ रही पाकिस्तान की? इतनी महत्वपूर्ण ये बैठक जो है वो होने जा रही है और इसमें ये हाई प्रोफाइल बैठक है जिसमें सऊदी अरब ने सबको यहाँ पर कॉल तक किया गया लेकिन पाकिस्तान को बुलाया तक नहीं गया है। क्या वजह आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्या संकट के समय पाकिस्तान काम नहीं आया, बस दुआएं भेजी है, ये एक वजह है? जय हिंद अदिति। देखिए, आपने तो बड़ा अच्छा इसका आकलन किया है। आपने कहा आगे कुआं है पीछे खाई है। मैं ये कहता हूँ सांप और छुछुंदर वाली जो हालत हो गई है पाकिस्तान की, वो हो चुकी है। देखिए, आपने कहा बाहर से तो घिरा ही हुआ है, अंदर से ही उनके फट रहे हैं। बम तो अंदर भी फट रहे हैं ना। जो वहाँ की जनता है, 25 करोड़ जनता है, उसने आपने देखा होगा कॉन्सुलेट के ऊपर में, खास करके आपने कराची में देखा, लाहौर में हुआ, एक पेशावर में भी है। वहाँ पर किस तरह से लोग ईरान के समर्थन में खड़े हैं और ये लोग हैं, ये अमेरिका के साथ लगते हैं और सऊदी अरेबिया के साथ दिखाई देते हैं। तो इनकी जो परिस्थिति हो गई है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में कल इन्होंने बम्बार्डमेंट की, 400 लोगों को मारा, हॉस्पिटल के अंदर में 200 घायल है। वो भी मुस्लिम कंट्री है, एक इस्लामिक कंट्री है। तो यहाँ पर जो जमावड़ा हो रहा है सऊदी अरेबिया के कहने पे, वो अरब वर्ल्ड का है और इस्लामिक कंट्री है। तो आज जो पाकिस्तान है उसकी जो क्या क्या फितरत है, क्या चेहरा है, किसी को नहीं पता। वो तो बड़े उछल रहे थे, आसिम मुनीर साहब उछल रहे थे, शहबाज शरीफ उछल रहे थे कि हमारा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हो गया है, हमने ऐसी बड़ी मारी। और देखिए, अभी तो ये ना तो इसकी तरफ जा सकते हैं ना, और ईरान के साथ भी ये लगे हुए हैं क्योंकि इनकी बॉर्डर है 900 किलोमीटर की। बलूच बेसिकली वहां पर भी बलूच हैं जो गालिब रिफ्यूजीज हैं ईरान में, वो कहीं ना कहीं ईरान सरकार के अगेंस्ट में कार्रवाई कर रहे हैं। जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ना, जो आपने देखा, चाहे जितने भी पिन पॉइंट टारगेटिंग वो बलूच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनकी तो इतनी बुरी हालत हो गई, बलूच इनके साथ में नहीं है, बलूच वहां प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इजराइल, क्योंकि उसने बहुत बड़े तरीके से इनको यूज किया है। और जो सबसे बड़ी बात है अदिति, जो आपको आएगी कि पाकिस्तान अंदर से बिखर रहा है। अब आप बताइए, बलूचिस्तान तो है ही है, और खास करके जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, इनके एयर स्ट्रिप्स कहीं काम नहीं कर रहे हैं, मगर ये कहीं से उड़ते हैं और जाके बम्बार्डिंग करते हैं। अब आप बताइए, एक मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश में तो कहाँ इनकी यूनिटी है, कौन सी है? ये तो उनके एब्सोल्युटली अमेरिका के दामन में बैठे हुए हैं। उनको कहता है कि नहीं, हम बरगाम एयरफील्ड दे दो हमें, वो कहता है हम दे देंगे आप जी। डॉक्टर इरशाद अहमद खान भी जुड़ गए, नेता है PMLN के, हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, आपसे यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी, सऊदी और पाकिस्तान से बहुत अच्छे दोस्त थे, डिफेंस पैक्ट हुआ था, फिर इस हाई प्रोफाइल बैठक में बुलाया तक नहीं गया, कहाँ तो इस्लामिक नेटो तक की बात यहाँ पर की जा रही थी, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अभी जनरल साहब को सुन रहा था, ये मेरे KPK के बारे में, मेरे पाकिस्तान के बारे में, मेरे बलूचिस्तान के बारे में बहुत कैसे हैं, आदाब जी आदाब, बड़ी चिंता कर रहे थे। मैं हैरान हूं कि क्यों आप अपने मुल्क की चिंता नहीं करते, पाकिस्तान की तरफ देखते रहते हैं। हमारा अखंड भारत का हिस्सा है पाकिस्तान, इसलिए चिंता करते हैं हम आपके साथ। वो तो मिलने ही वाला हमें, इसलिए चिंता करते हैं। मैं एंजॉय कर रहा था, आपको सुन रहा था, आप मुझे एंजॉय कीजिए, मेरी बातों को एंजॉय कीजिए। मैं सच बोलूंगा, आपने झूठ बोला जो भी बोला। देखिए, बात यह है, अखंड भारत होता तो हम आपसे ले चुके होते अभी तक भारत, क्योंकि आप जंग हारे, हम जंग जीते। पूरी दुनिया ने देखा, जो करने की कोशिश की उसकी मुखी खाई आपने। देखिए जरा साहब, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, नेटो की बात हम करें। देखिए, नेटो इसलिए नहीं बना था कि इस्लामिक मुल्क को, कोई गरीब मुल्क को, कोई छोटा मुल्क को उस पर हमला करें और तमाम मिलकर के उस पर कब्जा करने की कोशिश, इसलिए नहीं बना था नेटो बना था लोगों के लिए, जो कुछ होना था वो हुआ नहीं। अब बात जो कर रहे हैं आपके, जी हमें सऊदीया में नहीं बुलाया गया, सऊदीया से हमारा पैचअप हुआ। देखें, सऊदीया के लिए हमारी जान भी हाजिर है। क्यों? कि वहाँ हमारे लिए खाना काबा है, वहाँ हमारे लिए मस्जिद नबी है, जो हमारी अकीदत की जगह। कर साहब, मैं चाहूंगा मुझे सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। टॉपिक ये नहीं है, नेटो का टॉपिक नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वायलेंस करूं, क्योंकि मैं भी थका हुआ हूं, अभी सफर से आया हूं, तो मैंने आपको पूरा करो। इरशाद जी, आपसे सवाल ये पूछा गया था कि हाई प्रोफाइल बैठक है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट तक हुआ था, आप तो बस दुआएं भेज रहे हैं यहाँ पर मदद के नाम पर, आप तो खुद अपनी लड़ाई में उलझे हुए, क्यों नहीं बुलाया गया इस बैठक में आपको, जो हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है रियाद में? सवाल भूल गए लगता है आप। एक तो किसी लड़ाई में हम उलझे हुए नहीं है, हम तो सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां लड़ाई है, जहां जहां दहशतगर्दी है, जहां जहां वायलेंस हो रहा है,
वहाँ ये ट्रम्प की तरह अल्हम्दुलिल्लाह दावे हम मत इस पर करिए आपकी आप एक लड़ाई पॉलिसी का सुलझाने में काम लगे हुए हैं, कर आप रहे अपने हैं। घर की लड़ाई नहीं निपट पा रहे हैं। सुलझाने की आप उलझे हुए हो। कर्नल साहब बोल रहे हैं, पहले कर्नल साहब आप बोल लीजिए ताकि किसी लोगों को समझ आए कि हम क्या कहना ठीक चाहते है, हैं। पहले कर्नल साहब को ठीक है, टाइम बिस्मिल्लाह करता हूँ, बिस्मिल्लाह करता अपना हूँ, गुस्सा इरशाद निकालिए। करता हूँ, बिस्मिल्लाह। देखिए अदिति, आप इन्होंने बोलिए। मौका दिया मुझे बोलने का, तो मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं चाहूंगा कि रियाद में वायलेंस ना इनको करें, बुलाना, हम लोग आराम से बात रियाद करें। में सुन लो ना अभी इरशाद, सुन लो। रियाद में इन्हें इसलिए नहीं बुलाया गया कि ये लोग कैश 22 सिचुएशन में, एक तरफ शहबाज शरीफ खुश करने के चक्कर में थे ईरान को, और दूसरी तरफ 12-13 तारीख को जब गए थे सऊदी अरब के अंदर, तो सऊदी अरब ने कहा कि हमारे पे अटैक आ रहा है, तो आप मिलिट्रीली हमारे फैक्ट के मुताबिक हमारे साथ खड़े हो और मिलिट्री एक्शन करें। मिलिट्री एक्शन तो बहुत दूर की बात है, जबानी एक्शन भी नहीं किया, और मांगने लग पड़े तेल के लिए $5 बिलियन और बैंक में रखने के लिए $5 बिलियन भिखारियों की तरह से। अब दूसरा पॉइंट, इनको लड़ना था कि पैक्ट बोलता है कि अगर सऊदी अरब पे किसी ने अटैक किया तो इनको उसके ऊपर अटैक करना है, इन्होंने नहीं किया। तीसरा, ये अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खुद ही इस्लामिक देशों में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस्लामिक देश कुछ बोल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, ये कहीं और जा रहे हैं। और इससे पहले भी इन्होंने इस्लामिक कंट्रीज का एक अलग ही फोरम बनाने की कोशिश की थी, जिससे सऊदी अरब बहुत नाराज था। और चौथा, बोलने दो, अभी मैं आ रहा हूं, तुम्हारे पे आ रहा हूं, बोलने दो, सुन लो पहले, नहीं तो आप नेटो की बात करोगे, बोलने दो। तो उसके बाद में बोलिए, मैं कह रहा हूं। चौथा पॉइंट इनका यह है कि आज की फोरम में इनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वह सभी देश जानते हैं कि एक मक्कार, शातिर और चालाक टाइप के लोग हैं जो सिर्फ भीख मांगने के अलावा कभी किसी का साथ नहीं देंगे। आज भी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो आसिम मुनीर को तो बिरयानी खिलाई गई थी, बोला बगराम बेस देना चाहिए। बगराम बेस तो इनकी पुश्ते नहीं ले सकती क्योंकि वो अफगानी इनको पता नहीं क्या क्या खिलाने वाले हैं। इसके बाद में जब अमेरिका ने अटैक किया, एक मिनट पूरा जवाब देना, मैं लाऊंगा तुमको टॉपिक पे। इरशाद तुम यही बोलोगे, देखना। इसके बाद अदिति क्या हुआ कि म्यूनिख के अंदर एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी, स्पेशल हवाई जहाज से इनके जनरल साहब, फील्ड मार्शल वहां पे हवाई जहाज से बुलाए गए। वहां पे उनके पास अंदर घुसने का ना पास भी नहीं था, वो चेक किया गया था। ये बहुत बड़ा वायरल हुआ है चीज। अंदर जाके इनको बोला गया, जाओ और अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करो, उनकी सेना को अपने साथ उलझाओ, क्योंकि अफगान तालिबान ने 3 दिन पहले यह कह दिया था कि अगर ईरान पे अटैक हुआ अमेरिका के द्वारा, और चूंकि ईरान ने चाबहार पोर्ट से लेके सब जगह हमें अपने गोडाउन दे रखे, हमारे लिए रसद का रास्ता बनाया है, तो हम तालिबान जाके अमेरिका से लड़ेंगे। तो अमेरिका ने कहा इनको अपने साथ उलझाओ। ये इतने चालाक लोग हैं, इनको लगा बड़ा बढ़िया मौका है, क्योंकि अभी डायवर्जन टेक्निक आ गई कि जब अगर सऊदी अरब बोलेगा लड़ने के लिए तो बोलेंगे भाई हमको। ठीक है इरशाद, ठीक है, कर्नल साहब जवाब देने देते हैं उनको, ठीक है। लास्ट पॉइंट रशीद, नहीं, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार इनको जवाब देने दीजिए आपकी बातों का। ही विल गिव द रिप्लाई। उसके बाद में इन्होंने डाइवर्जन पॉलिसी किया कि चलो अभी अफगानिस्तान के साथ में लड़ाई दिखा देते हैं और करेंगे। कितने बेशरम लोग हैं अदिति। परसों शब की रात थी। शब की रात का मतलब इस रात को समझाता हूं मैं। शब की रात का मतलब है रोजा इफ्तार करने के बाद, रोजा खोलने के बाद सब लोग पूरी रात इबादत करते हैं, सोते नहीं है। इन जालिमों ने, इन जहनी मरीजों ने उस टाइम पे, रात के टाइम पे 400 से 500 मरीजों के ऊपर इन्होंने वार किया। ये इतने बेशरम और बुज़दिल लोग हैं। हिम्मत है तो भारत से लड़के दिखा रहा। साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आपने बहुत ज्यादा बोला। देखिए बात ये है, इरशाद साहब चलिए अब आप जवाब दीजिए, और आप मेरा सवाल भी जहन में रखिएगा, जिस मुद्दे पर हम बातचीत के लिए बैठे हैं उसको भी जहन में रखिएगा। देखिए मैंने पूरा टाइम दिया कर्नल साहब को बोलने का, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जोर जोर से बोलूं, चिल्लाऊं। मैंने देखा कि कितना एक जहर है, कितने जहरीले हैं कर्नल साहब, कितना जहर उगलते हैं अपने मुंह से। बात यह है कि आपने बहुत बड़े बड़े बदतमीजी वाले लफ्ज इस्तेमाल किए। मैंने दवाई है तुम्हारे लिए, जहर दवाई होता है। देखिए सुन लीजिए देखिए कर्नल साहब, मैं बिल्कुल नहीं बोला, आपने गालियों तक की बात की, हमने कुछ नहीं कहा आपको, क्योंकि हम चाहेंगे कि आज हम इज्जत एहतराम दे दें आपको। ठीक है, जवाब दे दीजिए। इज्जत एहतराम के काबिल कर्नल साहब। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि हमने रमजान के महीने का तो एहतराम करो, मेरा तो क्या करोगे? देखिए कर्नल साहब, ये नहीं, तरीका ठीक नहीं है। या कर्नल साहब रुकिए, जवाब देने देते हैं, लौटेंगे, वहां पर हमारे साथ मेहमान बैठे हुए हैं। जी, आपने बात की कि हमने बेबस लोगों पे हमला किया। आपको मालूम है क्यों झूठ बोलते हैं आप अपने चैनल पे बैठकर कि आपको मालूम है कि वहाँ दहशतगर्द इकट्ठे थे जहां हमने हमला किया? हम कभी भी हॉस्पिटल पे कोई एक तस्वीर दिखा दीजिए कि हॉस्पिटल पे पेशेंट्स, कोई डॉक्टर्स या कोई शहीद हुए। वहाँ दहशतगर्द थे जो इकट्ठे हो रहे थे, जिन्होंने मेरे इस्लामाबाद पे ड्रोन हमला किया था 2 रोज पहले।
उसका रिजल्ट था कि वहां हमने पिन पॉइंट करके उन दहशतगर्दी के अड्डे को उड़ाया और उन दहशतगर्दी का खात्मा किया। देखें, आप चाहते हैं कि आपकी तरफ ड्रोन भेजे जाएं, हम नहीं भेजने देंगे किसी को। हम हिंदुस्तान की भी हिफाजत करेंगे, हम लोगों की भी हिफाजत करेंगे, हम खित्ते की भी हिफाजत करेंगे। दूसरी बात यह है कि सऊदी अरब हमारे लिए पाक सरजमीन है, हम उसकी भी हिफाजत करेंगे। हम हर उस जगह की हिफाजत करेंगे जहां दहशतगर्दी का। अभी तो आप सऊदी अरब की कोई मदद कर नहीं पाए, आप तो बस दुआएं भेज रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब तो बस फोन पर दुआएं भेज रहे हैं। जब मदद करने का वक्त आया, डिफेंस पैक्ट था आप लोगों का, वाले तुम्हारा देखिए, हम ईरान की इतनी मदद कर रहे हैं। आपको यकीन जब आएगा जब ये मुंह की खाएंगे तमाम। ईरान तो मदद कर रहे हो, शम्सी एयरबेस से आपके MQ-9 रीपर ड्रोन उड़वा रहे हो अमेरिका के, तुम मदद कर रहे हो। कराची के माध्यम से तुमने हथियार भेजे, मदद कर रहे हो। दीजिए, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं गला फाड़ूं आपकी तरह। मेरे गले में इतना वो ताकत नहीं है रोजा रख के कहीं भी ताकत नहीं है, बां शुरू कर दूं। तुम्हें कहीं भी ताकत नहीं है, हिंदुस्तानी है भैया, तुम्हें कहीं भी ताकत नहीं है। चलिए, आरजू भी जुड़ गई है मेरे साथ। आरजू, कम से कम यहाँ पर आंकड़ों पे अगर हम रहेंगे तो थोड़ा सा और हम ये भी देखें कि क्या स्थिति यहाँ पर रमजान के महीने में हुई है। इरशाद साहब, आप तो डिफेंस करने पर आ जाते हैं ना। आप तर्कों पर बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हैं आप भारत को भी बचा लेंगे। आपके खुद के देश में खाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तानी रुपए की कीमत क्या है, स्थिति वो भी देखिए। कराची में LPG का संकट है, नेता आपके लग्जरी गाड़ियां खरीद रहे हैं। 70% से ज्यादा इलाके में गैस की सप्लाई ठप हो गई है। रोजेदार जो है, इसीलिए मैं आरजू के पास जा रही थी, जो रोजेदार है ना, उनकी सहरी और इफ्तार जो है उसको तैयार करने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। आरजू, कम से कम ये स्थिति तो आपने भी देखी होगी। अब तो स्थानीय मीडिया में लगातार ये छप रहा है कि गैस की इस कमी ने किस तरह से पूरे इलाके में एक संकट पैदा कर दिया है। कि आपने कहा कि मेरे मुल्क में गैस के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लाले। खुदा की कसम, हमारे मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि आज अफ्तार पार्टी में आज ही आ जाइए आप ना, पूरे हिंदुस्तान को लाइए और देखिए, खाना खिलाएंगे भी और बचा के घर पीछे जो छोड़ के। सुनिए इरशाद साहब, फिर आप ना, आपका जो स्थानीय मीडिया है ना, द डॉन, उसकी रिपोर्ट देख लीजिएगा आप। द डॉन की रिपोर्ट को मैं यहाँ पर कोट कर रही हूँ, जिसमें ये कहा गया है। चलिए आरजू, आप जवाब दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, शायद बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, ये बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए डॉक्टर साहब, इरशाद साहब सुन लीजिए आरजू जी को। मैं जवाब दूंगा, पहले फिर बोलेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, आपने की मेरे मुल्क में गैस की, आरजू एक मिनट सिर्फ खामोश हो जाइए। आपने मेरे मुल्क में गैस की बात की कि गैस नहीं। आपके SP सिंह ने आपकी असेंबली में रो रो के कहा कि मोदी जी, अमेरिका के जूते चाटने से, इजराइल के जूते चाटने से बेहतर है कि पंजाब की गैस मुकम्मल कीजिए, गैस दीजिए लोगों। आपको तस्वीरें दिखाए थे ना हमने, 2 जहाज आ गए गैस के, आपने देखे कि नहीं देखे? कल दिखाई थी तस्वीरें हमने। आरजू दीजिए जवाब। अब हो गया इरशाद साहब, आरजू के पास आ रही हूँ। जो आम सिटीजन हैं, डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम है। और इरशाद साहब शायद सिर्फ बड़ी सिटीज की बात कर रहे हैं, तो बड़ी सिटीज में डेफिनेटली इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में चले जाएं, चाहे वो पंजाब के हों या कहीं के भी हों, वहां पर लोग परेशान हैं। वहां पर गैस की लोड शेडिंग भी चल रही है और कई दूसरी प्रॉब्लम्स भी लोगों को हैं। महंगाई का भी लोग रो रहे हैं। और जाहिर है कि जो फ्यूल प्राइस बढ़ाई गई है, उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं और दूसरे लोग जो कि मुल्क चलाते हैं, उनके खर्चों में तो कोई कमी नहीं आई है। वो तो उसी तरीके से गाड़ियां भी खरीदी जा रही हैं, जहाज भी खरीदे जा रहे हैं, जो फौरन ही इरशाद साहब अभी डिफेंड करना शुरू कर देंगे। और शायद इसी वजह से पाकिस्तान संभल भी नहीं पा रहा है। और इस वक्त भी आप देख लीजिए कि ईरान के साथ होने का भी दावा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो अमेरिका के साथ भी हम खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो कि ईरान पर अटैक कर रहा है। तो हम पहले फैसला कर लें कि हम ईरान के साथ हैं या हम अमेरिका के साथ हैं। और दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान में जाके जिस तरह से रमजान में अटैक कर रहे हैं, वहां पे लोगों की जानें ले रहे हैं और अपने लिए मुसीबत खड़ी करते चले जा रहे हैं। अगर आपको इतना ही शौक है कि आप टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं, आप टेररिस्ट को मारना चाहते हैं, तो पंजाब से बिस्मिल्लाह कीजिए ना। ये हाफिज सईद कहाँ है, ये मसूद अजहर कहाँ है, और इसी तरह के दूसरे लकवी शकवी क्या कौन कौन है, ये सब के सब तो पंजाब में बैठे हुए। वहां तो आप जाते नहीं हैं। हर बार ऑपरेशन आप KPK से शुरू करते हैं और वहां के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि हम तो टेररिज्म के खुद शिकार हैं। ये बातें इनको देखनी चाहिए। इरशाद साहब, आप देंगे जवाब? मैं जवाब दूंगा। देखिए, पहले तो ये है कि हाफिज सईद साहब के बारे में इन्होंने बात की। हाफिज सईद साहब तो आप कम से कम हमारे यहाँ तो मत बोलिए, आतंकवादी है वो। उन पे कोई देखे, ये तरीका नहीं ठीक ना। आपने आरजू के दरमियान में कोई बोला, अभी दरमियान में छोड़ डालना शुरू कर दें आप। पहले आप बोले, फिर मैं मेरे से जवाब लीजिए। या तो मुझे बोलने दीजिए या आप बात कीजिए। आप गूगल करें और देखें, हाफिज सईद को UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है वो।
जिसको आपने देखें वीडियो बना के वो रखा एक है, छुपा इल्जाम के था रखा उन पे, है। इल्जाम था? का सबूत नहीं हुआ। अच्छा। आप उनकी मस्जिद में आइए, देखें आरजू, अगर आपने देखना अब है आप बात ऐसी करेंगे ना इरशाद साहब की, वजह यही है कि आप तर्कों पर बात करते नहीं, आप फैक्ट्स पर रहते नहीं, और इसीलिए फिर आपको जब बीच में टोका जाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। हिंदुस्तान के चैनल पे खामखा जहर उगलती है कर्नल दिनेश के साथ मिलकर। जहर नहीं उगल रही है, वो जमीनी हकीकत बता रही है यहाँ पर। डॉक्टर इरशाद, आरजू जमीनी हकीकत बता रही है, वो वहां की जनता की बात कर रही है। मुझे बोलने दो यार, मैं ये कह रहा हूँ कि आरजू आप आओ शाम को मस्जिद कुबा में आइए, मरकज में है, मैं आपको कोई दिखाऊं कि जरूरत नहीं इस्लाम है। की तबलीग कैसे होती है, मैं दिखाऊं कि अच्छा। हाफिज सईद साहब कितनी खिदमत कर रहे हैं, दीन की कितनी खिदमत करते हैं, उम्मत हाँ। इस्लाम की कितनी खिदमत करते हैं, मुसलमानों की आपको मैं दिखाऊंगा। यही आप झूठ दिक्कत मूठ है यहाँ बहुत पर ढेर इनके करते साथ हैं। में। और आप हाफिज सईद की खिदमत किस- कर रहे हैं, आप हाफिज सईद की खिदमत कर रहे हैं के अभी। सिन्हा सर, आपको यहाँ पर मैं लाऊंगी। इरशाद साहब एक सवाल का और जवाब देते चलिए, फिर मैं सिन्हा साहब के आऊंगी। आप यूएई के साथ आपका पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट, ठीक है, चलिए वहां पर तो आप जवाब दे नहीं पा रहे क्योंकि आप तो बस दुआएं भेज पा रहे हैं, मदद के नाम पर आपके पास कुछ है नहीं, क्योंकि एक तरफ अमेरिका से आप डरते हैं, दूसरी तरफ आपको ईरान को लेकर समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टैंड क्या लेना है, क्योंकि अचानक से ट्रंप आ जाएंगे फिर, और फिर आपके प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ जाएगा। यूएई ने हाल ही में पाकिस्तान का जो एयरपोर्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था उससे भी हाथ खींच लिया है। आपको नहीं नजर आ रहा है कि खाड़ी देशों का भी भरोसा जो है वो आप पर से खत्म हो चुका है? आपको ये नजर आना चाहिए, ये दो जंगें हैं, एक इंडिया और पाकिस्तान की और एक ईरान और इजराइल मनहूस की। दोनों जंगें मुसलमानों ने जीती हैं। उसके बाद देखिए पाकिस्तान कहां खड़ा और हिंदुस्तान कहां खड़ा है। आप देखिए अपने वजीर आजम को तलाश कीजिए, हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। मेरा वजीर आजम, मेरा आर्मी चीफ पूरी दुनिया में खड़ा नजर आएगा आपको और अलम बुलंद करता तो फिर नजर ये आएगा। जो बैठक हो रही है रियाद में, इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है? इसमें पाकिस्तान क्यों नहीं है बताइए? लेके घूम रहा है इरशाद, कटोरा लेके घूम रहा है, वो कटोरा लेके घूम रहे हैं, हम मानते हैं। आप जहर उगलते हैं, दूसरे का सच सुनने की हिम्मत रखा करें कर्नल साहब। जब नहीं, कटोरा लेके घूमते हैं, ये बोलो साथ में ना, दुनिया में घूम रहे हैं कटोरा लेके, पूरी बात बोलो, पूरी बात बोलो। लोग भिखारी लोग, आप अपनी शक्ल देखिए, मेरे चेहरे पे पूरी बात देखिए, मेरी शक्ल बहुत हैंडसम है तुमसे, डोंट वरी। देखिए आप बात शक्ल की बात मत करना, को बोलने दिया, मैं बहुत कीमत शक्ल के बारे में। शब्दों की मर्यादा रखिए। मैं सभी मेहमानों से गुजारिश कर रही हूँ यहाँ पर अपनी अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखिए यहाँ पर, ये मैं गुजारिश कर रही हूँ आपसे। मुसलसल बोले जा रहे हैं मेरे दरमियान में। मैंने आपको टाइम दिया कि जो आपने जहर उगलना आप उगलिए। जब मुझसे सवाल हो रहा है मुझे बोलने दीजिए, अगर मैं कोई गलत बात करूं तो मुझे टोकिए। आप बोलिए, आप गलत बात करने लगते हैं ना, आप फैक्ट से हट जाते हैं इसलिए रोकते हैं आपको इरशाद साहब। चलिए बोलिए। डिबेट को खराब कीजिए, 1 घंटा ज़ाया कीजिए, लोग हमें सुनने के लिए बैठते हैं। आपका चैनल ये एनडी चैनल बड़ा चैनल है, तो आप कम से कम तरीके से बात कीजिए। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे दो बातें की कर्नल साहब। एक तो ये दिखाइए कि कौन से हॉस्पिटल में आग लगी, कौन से मरीज शहीद हुए, कौन से डॉक्टर शहीद हुए, ये मुझे दिखाइएगा जरूर किसी कैमरे की। आंखें नहीं है क्या? आप दहशतगर्दी तस्वीरें चल रही हैं इरशाद साहब, गर्दों के बारे में देखकर सब सुने। आंखें नहीं है आपके बात पास? यह है कि आपने बात की कि दुबई ने हमें अलहदा कर दिया, सऊदीया ने हमें अलहदा कर दिया, अमेरिका ने हमें अलहदा। आप मुझे बताइए आपका वजीर आजम कहाँ नजर आया? किसी सऊदीया में, किसी ईरान में, किसी जगह पर, किसी अमेरिका में मेरे वजीर आजम और मेरे क्यों नजर आ रहे हैं? बातचीत चल रही है, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बातचीत कर रहे हैं, आपको समझ नहीं है, आपको अकल नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं की आपने। मैंने आपसे कहा, आपने फिर कहा जी हम भीख मांग रहे हैं। मैंने कहा आप अपना चेहरा देखिए, अपने चेहरे का नूर देखिए और मेरे चेहरे का नूर देखिए। रौनक किसके चेहरे पे है? किसके चेहरे से लानत बरस रही है? चलिए के सिन्हा साहब, मैं आपके पास अब आऊंगी। यहाँ पर ये फैक्ट की बात नहीं करते हैं, अपना चेहरा दिखाने लग रहे हैं यहाँ पर। सिन्हा साहब यहाँ पर सीधे तौर पर ये देखिए कि जो इस्लामिक ब्रदरहुड की बात यहाँ पर की जा रही थी अब तक, तो ये तो पाकिस्तान इस तरह की कूटनीति में तो पूरी तरह से फेल हो गया। इस्लामिक देशों की जो इतनी बड़ी बैठक हो रही है उसी में पाकिस्तान को भनक तक नहीं दी गई, कोई कॉल तक नहीं आया, उस बैठक में न्योता तक नहीं दिया गया इन्हें। बहुत ठीक कह रही हैं। देखिए अदिति, जो इस्लामिक ब्रदरहुड की आपने बात की, तो पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, अरब वर्ल्ड इनको मानता ही नहीं मुसलमान। ये तो वहां पर सऊदी अरेबिया के साथ में जो आपने सुना हुआ सुल्तान एयरबेस है या उनकी रिफाइनरी है, वहां पर कियानी इनके जनरल साहब थे, इनके चीफ थे, वहां तक उनकी ड्यूटी होती है। तो ये बस गेट कीपर हो सकते हैं, वो भी छोड़ के भाग गए। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं बुला रहा है? देखिए 2 कारण हैं। एक सबसे पहले देखिए इन्होंने, सुने साहब, सुन लीजिए ना साहब, एक बार सुन ले, मैं सुना आपको, सुनने साहब, मैं भी आपके साथ ऐसे ही व्यवहार कर सकता हूँ। जरा इनको चुप कराइए। सुने साहब, मामूर किए गए, आपकी हैसियत वहां पर है भिखमंगों की, और बस वहां पर गेट पे खड़े होने की है। वो आपको नहीं मानता मुस्लिम, आपको मानता ही नहीं है ब्रदरहुड। आप तो दोगले चेहरे हैं ना। सिन्हा साहब को बात पूरी करने दीजिए इरशाद साहब, फिर मैं आपके पास आऊंगी। सुनते ले साहब, आप
देखिए अदिति, जो बात हुई है, इन्होंने क्या किया है ईरान के साथ में, ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका के कहने पे पूरा का पूरा जो सैटेलाइट लिंक है एलन मस्क का, उनके सैटेलाइट फोन, क्योंकि वहां पर वो जो चल रहा था ना कि जो रिजीम परिवर्तन के लिए जो बगावत हुई थी, इन्होंने खड़ा की थी पूरे के पूरे, और इन्होंने यूज किया है बलूचियों को भी, जो पैसे दे करके, और मात्र $250 दे करके, तो आ गया आप सबकी तहकीकात में। देखिए दूसरा इनका ये चेहरा है कि हम ईरान के साथ कहते हैं हम खड़े हैं भाई, इनकी ये है जो टैक्ट है, क्योंकि इनको कोई नहीं मानता है, क्यों नहीं यूएई से भाग गए ये एयरपोर्ट मैनेजमेंट की आपने बात की ना पहले, और उसी तरह जनरल कियानी के लेकर के जितने 1 लाख है वहां फौजी सऊदी अरेबिया में, ये सुल्तान एयरवेज से भाग गए, एक्चुअल रिपोर्ट हुआ है, ये भाग गए उन रिफाइनरी से जैसे उनकी बम आई। तो ये भगोड़े हैं, ये कहीं नहीं टिकते, कारगिल में भागे, हमने इनको देखा है भागते हुए, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पैर पड़ रहे थे 4 दिन के में ही इनकी बहुत ही बंद हो गई साहब की, आपका साहब आपने मार खा गए ना सारी जगहों में, सारे मारे गए। अभी कह रहे थे साहब का जिसको चिल्ला रहे थे ना, हाफिज सईद साहब जिनकी पैंट ढीली थी, क्या हुआ उनके मरकज तोयबा में, मरकज सुभान अल्लाह का क्या हाल हुआ वहां पर? साहब तथ्यों पे बात कीजिए, ऐसे नहीं कि हम ऐसे से बातें करते रहे। देखिए अदिति बात यह है कि दोहरे चेहरे वाले हैं, जैसे ये अमेरिका और चाइना के साथ गेम खेलते हैं, दोनों के साथ ये डबल क्रॉस करते हैं सब, ये डबल क्रॉस कर रहे हैं ईरान को और उधर सऊदी अरेबिया को। इनकी जो साफ सुचुंदर नहीं, ये तो इनकी है ना, ये गधे हैं, ना तो घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे ये। और ये मैं तो यही कहता हूँ ना, ये भारत का अखंड अंग है, हमने ऐसे नहीं छोड़ा था इन 25 करोड़ लोगों को। इतना ही वक्त था यहाँ पर, आप ना गधे हैं साहब, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। कंट्रोल कीजिए जनरल साहब, क्या कंट्रोल करूँ साहब? आप मुझे बोलने देंगे तब ना। आप मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था नहीं कर रहा हूँ, आपकी जो तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। आप सऊदी ये बताइए, एयरपोर्ट मैनेजमेंट जो आपका सिन्हा साहब एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पर इरशाद साहब को एक बात और कह देना चाहती हूँ। कल भी ये हमारी डिबेट में आए थे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश तो आप करते ही हैं, लेकिन जब आप सीज फायर के लिए सफेद झंडा उठाकर खड़े हुए थे और गिड़गिड़ा रहे थे ना आप, वो बात सबके सामने आ चुकी है। तो फिर आप मई की जो वो रातें थी ना, जो पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व जो है वो लगातार अमेरिका और सऊदी से फोन कर रहा था, वो बातें आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर मेरे पास वक्त की कमी है, वरना मैं और आप लोगों को मौका देती बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम सबसे इस बहस पर जुड़ने के लिए।